नमस्कार। सरकार आपके द्वार के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं, हमारे इस कार्यक्रम सरकार आपके द्वार का खास मकसद है उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं तमाम जनपदों में संचालित की जा रही है, उनकी जमीनी हकीकत क्या है। इसलिए हम तमाम जनपदों में आते हैं और यहाँ लाभार्थियों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि तमाम जो योजनाएं चल रही हैं वो जमीनी स्तर पर कितनी कारगर है। इसी क्रम में हम आज हैं जनपद बलिया में। आइए देखते हैं बलिया जनपद का विकास और यहाँ चल रही तमाम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की कुछ खास झलकियां। ख्वाब कैसे हकीकत में बदलते हैं और खुशियां कैसे उलझी हुई जिंदगी में दस्तक देती हैं, ये कोई बलिया जनपद में आकर देखे। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा बलिया जनपद में गंगा नदी पर जनेश्वर मिश्र सेतु का निर्माण कराया जा रहा है, जो दो प्रदेशों को जोड़ने का काम करेगा, जिससे बलिया जनपद के लोग पटना और बक्सर आसानी से पहुंच सकेंगे। इससे यहाँ की जनता काफी उत्साहित है और आभार प्रकट करती है समाजवादी सरकार का। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आम जनता अपनी बीमारी के इलाज के लिए पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर है। निजी अस्पतालों में जाकर महंगा इलाज कर पाना उसके सामर्थ्य से बाहर है। ऐसे में सरकारी जिला अस्पतालों में जिस तरह से भर्ती शुल्क माफ करने के साथ साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दवाओं को भी पूरी तरह से माफ करने का जो निर्णय लिया है, उससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। वहीं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिला अस्पतालों में भी जननी सुरक्षा योजना के तहत सराहनीय कदम उठाया गया है। आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं बलिया जनपद के तमाम अधिकारियों से जो विकास की तमाम योजनाओं को अपने कुशल निर्देशन में संचालित कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको परिचय कराते हैं जनपद के जिलाधिकारी श्री शरद कुमार सिंह जी से, और जिलाधिकारी के दाहिनी तरफ बैठे हैं जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री अनीस अहमद अंसारी जी। जिला अधिकारी के बाएं बैठे हैं जिले के सीडीओ श्री के बालाजी। मंच पे बैठे अधिकारियों के पास और जानना चाहेंगे कि प्रदेश की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका बलिया जनपद में क्या स्थिति है, किस तरह से चल रही हैं और किस तरह से समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देशन में किस तरह से कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिलाधिकारी महोदय से। आप बताएं कि जनपद में जो तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं किस तरह से संचालित हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईटीवी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जनपद में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ के निवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी खुशहाली के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कुछ अति महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, जिसमें मेरी निगाह में और उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह में भी समाजवादी पेंशन योजना सबसे ऊपर आती है। ये वो योजना है जो समाज के सभी वर्गों के लिए सरकार के द्वारा लागू की गई है और इनमें वो लोग लाभान्वित होंगे जिनको किसी योजना का, लाभकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। संक्षेप में इसके जो फीचर्स हैं कि परिवार के मुखिया को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में सरकार देगी और ये पेंशन हर वर्ष 50 रुपये बढ़ती जाएगी। और ये एक ऐसी योजना है जिससे समाज के सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे जनपद में मोटे तौर पर अभी तक जो लाभार्थी इसके रहे हैं वो 70,000 के आसपास हैं, जिनको रेगुलर हर माह उनके खाते में 500 रुपये की धनराशि जा रही है। मैं समझता हूँ कि 500 की धनराशि किसी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो बहुत छोटी रकम भी नहीं है। दूसरी, किसानों के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार ने शुरू की है कि जो अनुदान के पैसे पहले बिचौलिए बीच में उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा, मुझे कहने में संकोच नहीं है, कि अपने पास रख लेते थे या हड़प लेते थे, वो अब डीबीटी योजना के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना, यानी कि जो भी कृषि यंत्रों पर अनुदान हो, चाहे कृषि निवेश पर अनुदान हो, फर्टिलाइजर पर अनुदान हो, खाद बीज पे हो, वो सब उसके खाते में सीधे जाएगा और एक पूरी पारदर्शिता इसमें बनाई गई है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मैं समझता हूँ। इसके अलावा
जो बेरोजगार हमारे साथी हैं, जो नवयुवक हैं, उनके लिए कौशल विकास की एक योजना सरकार ने शुरू की है। इसमें कुछ योजनाएं केंद्र सहायतित भी हैं और कुछ उत्तर प्रदेश की अपनी योजनाएं हैं, जिनको समेकित करके और बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया है। और न केवल प्रशिक्षण देने का कार्य, बल्कि उनको प्रशिक्षण के बाद रोजगार दिलाने की भी गारंटी इस योजना में दी गई है। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हैं, फिटर के ट्रेड हैं, ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारे ट्रेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ट्रेड हैं, गारमेंट में रेडीमेड गारमेंट्स बनाने के, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई के बहुत सारे ट्रेड्स हैं। इसमें भी हमारे जनपद में कई केंद्रों पर बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और सोशल सेक्टर में देखें तो सभी वर्गों के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, या विकलांग कल्याण के विभाग हो, या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हो, इनके विभाग में भी पेंशन से लेकर के बहुत सारी योजनाएं इनके लाभार्थियों के लिए जो है दी जा रही हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लाभार्थी यहाँ पर आए भी हुए हैं। यदि आप चाहेंगे तो उनसे भी इन योजनाओं का क्या लाभ उन्हें कैसे मिल रहा है, किस हद तक मिल रहा है, ये उनसे आप जानकारी भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, जैसा कि आपने कहा, हम जो तमाम यहाँ श्रोता आए हैं उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है ज़मीनी हकीकत। लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम चलते हैं प्रशासन की तरफ से ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय से जानना चाहेंगे कि जो तमाम योजनाएं जिलाधिकारी महोदय ने बताई, उसमें क्या ऐसी कौन सी योजना है जो आने वाले दिनों में विकास की दृष्टि से कहा जाए तो बलिया के लिए माइलस्टोन साबित होगी? डीएम साहब ने आपको बता दिए कि जो योजना बलिया में सामान्य रूप से चलती है वो सब का यहाँ बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। पिछले साल भी हमारा वित्तीय वर्ष के समाप्ति में सारे योजना में हमारा लक्ष्य को पूरा किए और इस साल भी करेंगे। चुनाव 2 महीने तो चल ही रहा है, फिर भी हम लग के इस साल भी समस्त विभागों का, समस्त योजनाओं का जो टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। मगर बलिया का विकास का जो सबसे ज़्यादा भागीदारी मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल 3 विभागों द्वारा मेरे नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है लोक निर्माण विभाग का। आप देखेंगे तो बलिया में जो सारे प्रमुख सड़क है, जो बलिया से निकल के गढ़वार नगरा बरौली जाती है, बलिया से निकल के सुखपुरा होके सिकंदरपुर होके त्रुटिपार जाके गोरखपुर रोड से मिलती है, या हमारा सिकंदरपुर से शुरू होके बांसडी मनियर बांसडी रेवती होके लालगंज जाती है। ये तीनों जो प्रमुख सड़क है लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है और 2 सड़क बन गई है पूरे के पूरा और तीसरा सड़क अभी बन रही है। इसके कारण बलिया में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इम्प्रूव हो गया, सड़क सब बहुत अच्छे स्थिति में है। नेक्स्ट है एक गंगा के ऊपर एक पुल बन रही है, जनेश्वर मिश्र सेतु करके, जो पीडब्ल्यूडी का निर्माण खंड बना रहे हैं। इसके कारण हमारा बिहार से जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत कम समय में हम बिहार, पटना, बक्सर पहुंच सकते हैं। इसके कारण बलिया का जो कनेक्टिविटी है अन्य प्रदेशों और अन्य जिलों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे तो हमारा मेन फोकस अभी जिला अस्पताल में है, जिला पुरुष में और महिला अस्पताल में। यहाँ जो ट्रामा सेंटर बन रही है और 100 बेड मैटरनिटी विंग बन रही है और इमरजेंसी ब्लॉक को हमने चालू कर दिए। तो आगे वाले 6 महीने में जो बलिया जिले में, जिला मुख्यालय में जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी सरकार की तरफ से, वो बहुत ही बेहतर होगी और आने वाले समय में कि गरीब लोगों का एक अच्छा जगह मिलेगी जहां अपना स्वास्थ्य चिकित्सा से आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। तीसरा है पशुपालन विभाग का कामधेनु और मिनी कामधेनु। इस योजना में आप देखेंगे तो बलिया में बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज तो नहीं है, सब किसान हैं, सब लोग अपना गाय भैंस पाल रहे हैं, दूध बेचते हैं। मगर इस योजना है जो सामान्य रूप से जो 10-15 गाय या भैंस लगा के जो काम कर रहा है उसको एक कदम और आगे बढ़ाने का मौका सरकार ने दिया है। हालांकि इसको क्रियान्वयन करने में सबसे मुश्किल स्कीम तो यही है, मगर फिर भी जो 1 करोड़ का कामधेनु योजना है इसमें तीनों का हमने टारगेट को पूरा कर दिया और तीनों क्रियान्वयन भी हो गया और लाभार्थी भी यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि आप उनसे भी बात कर लें कि इससे उनका कितना लाभ मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु है, उसको भी हमने लगे हैं इस वित्तीय वर्ष तक हमारा पूरा टारगेट हो जाएगा और अगले साल हम ये स्थिति में रहेंगे कि हमें और आगे का और बढ़ा के टारगेट देने का, ताकि इसके कारण
बलिया का जो इंडस्ट्रीज ना होने के कारण जो गैप है डेवलपमेंट का, वो इस योजना के कारण ज़रूर पूरा होगा। तो आगे सारे योजना है, कृषि विभाग का, उद्यान विभाग का, समाज कल्याण का, बेसिक शिक्षा का, जल निगम का, ये सब अपने, और ग्राम्य विकास का लोहिया आवास है, लोहिया ग्राम है, ये सब अपने स्तर से बहुत अच्छे स्तर से चल रहा है। बस इस 3 योजना है जो एक स्टेप बलिया को आगे लेके जाने के लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जैसा कि अभी सीडीओ साहब ने बताया है, तमाम जो योजनाएं चल रही हैं विकास की, आने वाले दिनों में बलिया के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही हमने भी देखा है, तमाम जनपदों से तुलनात्मक अध्ययन में देखा है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो जो सड़कों का निर्माण है। सड़कें अब पहले से काफ़ी अच्छी हो गई हैं, सही हो गई हैं, और जब तक सड़कें नहीं सही रहेंगी, विकास का पहिया अपनी वास्तविक गति को नहीं प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम बात करें विकास के पहियों को सही तरीके से चलाने के लिए, तो जो सबसे एक महत्वपूर्ण कारक है कि जनपद में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए। क्योंकि जब तक जनपद में शांति नहीं रहेगी, कानून व्यवस्था अपनी तरफ पूरी तरह से मेंटेन नहीं रहेगा, तब तक तमाम जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। तो कानून व्यवस्था को सीधे सीधे नियंत्रित करने के लिए जो सख्त जिम्मेवार है वो आपके सामने मंच पर बैठे हैं जनपद के पुलिस विभाग के मुखिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकास को सहयोग करने के लिए किस तरह से शांति व्यवस्था कायम की जा रही है बलिया में। गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे और पब्लिक की सुनी जाए, खासकर जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से कई स्कीमें खासकर महिलाओं के लिए, जैसे 1090 वोमेन पावर लाइन अलग से लॉन्च किया है। उसमें अगर कहीं से किसी महिला के साथ छेड़खानी की जाती है, चाहे वो अनवांटेड कॉल के ज़रिए, अनवांटेड एसएमएस हो, या फेसबुक या जितने भी सोशल साइट्स हैं उसके ज़रिए या फिजिकली की जाती है, तो भी इस पे वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। और कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद जितनी भी आगे की कार्रवाई है पुलिस विभाग खुद से करेगा, उनको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्यूज जो है, अभियुक्त जो है, वो सुधरता नहीं है तो पुलिस खुद से ही मुकदमा लिखाएगी और अभियुक्त को दंडित कराएगी। इसमें पीड़ित को कहीं पे थाने पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्वर लखनऊ में रखा गया है 1090 का, तो वहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग की जाती है और कोर्ट में वो प्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा जनता की सुनवाई हो, अलग अलग स्तर पे सुनवाई हो रही, जैसे थाने स्तर पे, सीओ स्तर पे, एडिशनल स्तर पे, हमारे स्तर पे और अलग अलग स्तर पे 10 से 12 रोज़ मिनिमम ऑफिस में बैठना है। इसके अलावा सभी के सीयूजी फोन्स हैं, कभी भी कोई कह सकता है अपनी बात और उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। इमरजेंसी कॉल के लिए 100 नंबर जो है उसको एक्टिवेट किया गया है, कोई भी अपनी बात उस पर बता सकता है, उसी के हिसाब से उसको रिस्पांस मिलेगा। और जब तक कि एक संतुष्ट कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो केस बंद नहीं होता। इसके अलावा गवर्नमेंट एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 100 नंबर है ही, फिर गवर्नमेंट एक सेंट्रलाइज सिस्टम लेकर आने वाली है जिसका सर्वर लखनऊ में ही होगा, तो 100 नंबर डायल वहीं से ही ऑपरेट होगा। तो बाद में ये नहीं हो सकता कि इस जनपद ने वो कॉल छिपा लिया या कोई कॉल आई थी उस पर रिस्पांस नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट की एक अलग स्टेप है, एक इससे बढ़ के एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा गवर्नमेंट के हमेशा निर्देश रहते हैं कि पब्लिक की सुनवाई हो और पब्लिक की बेहतरी के लिए जितना भी कर सकते हैं किया जाए, निष्पक्ष और त्वरित विवेचना की जाए। इसके अलावा कई फॉरेंसिक लैब्स खोले जा रहे हैं, एक सेंट्रलाइज्ड एफएसएल है लखनऊ में। इसके अलावा जितने भी रीजनल्स हैं, जैसे यहाँ पे बनारस, गोरखपुर, आसपास में, इवन बलिया में फॉरेंसिक साइंस लैब खुलने वाला है, उसके लिए ज़मीन देखी जा रही है। तो जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे वो त्वरित होंगे, सही होंगे, साइंटिफिक होंगे,
किसी का फिर मनमाने पर नहीं रहेगा कि उसने वहाँ पे लापरवाही कर दिया या अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को फर्जी फंसा दिया, अंदर कर दिया, बाहर कर दिया। तो गवर्नमेंट की हमेशा पूरी कोशिश है कि न्याय हो और उसके लिए बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट सबको गाड़ी भी दे रही है, इवन पुलिस वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है कि जब पुलिस अपने आप से संतुष्ट रहेगा, अपने काम से संतुष्ट रहेगा, तो जनता के लिए बेहतर सेवा देगा। आवास की सुविधा काफ़ी दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, गाड़ियाँ दी जा रही हैं और भी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हैं। आप देखेंगे 3-4 साल में काफ़ी चेंज हो जाएगा और वक्त के हिसाब से क्राइम अलग स्वरूप में आ रहा है, हाईटेक हो रहा है क्राइम। इसके अलावा नए नए साइबर सेल की स्थापना हो रही है। जनपद बलिया में भी आप देखेंगे कि एक बढ़िया साइबर सेल स्थापित होगा और काम भी करेगा। निश्चित रूप से जैसा कि अभी आपके एसपी महोदय ने बताया कि सरकार का और हर विभाग का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि जनता को न्याय मिले और उनकी सुनवाई हो। तो यही लक्ष्य जो है मुख्यमंत्री का है, जो कि तमाम जो अधिकारी हैं उनके निर्देशन में बलिया जनपद में भी चल रहा है। और अब वक्त हो चला है सरकार आपके द्वार में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी वापस लौटेंगे और जैसा कि मंच पर बैठे तमाम अधिकारियों ने दावा किया कि तमाम विभागों की जो विकास योजनाएं हैं यहाँ पे चल रही हैं, लोगों को लाभ मिलेगा। तो ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो संबंधित जो भी विभाग है उनके विभाग के जो अधिकारी जुड़े हैं उनसे हम बात करेंगे और उसके बाद हम वास्तव में वो लोग क्या कर रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है, जनता से भी बात करेंगे कि आखिर जो सरकार की मंशा है वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। जैसा कि हम ब्रेक में जाने से पहले आपको बताए थे कि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे तमाम उन योजनाओं के बारे में जो सरकार जिले स्तर पे चला रही है, तमाम जो अधिकारी हैं जिले स्तर के जिनके निर्देशन में योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही है। और उसके बाद हम बात करेंगे उस आम जनता से जिनको उसका सीधा लाभ मिल रहा है और जानेंगे जमीनी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बलिया जनपद के समाज कल्याण अधिकारी से। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या योजनाएं हैं जो तमाम जनपद में चल रही हैं। सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है समाजवादी पेंशन। समाजवादी पेंशन के तहत बलिया जनपद में 69,000 लक्ष्य है, जिसका 100% हम लोगों ने लक्ष्य की पूर्ति कर ली है और हमारे 69,000 लाभार्थियों को प्रतिमाह 500 रुपये के हिसाब से उनको धनराशि ई पेमेंट के माध्यम से सीधे PFMS सर्वर के माध्यम से लखनऊ से उनके खाते में प्रेषित की जा रही है। द्वितीय योजना जो हमारी है वो वृद्धावस्था पेंशन है। वृद्धावस्था पेंशन में हमारे ज़िले में 36,000 लाभार्थी हैं जिनको ई पेमेंट के माध्यम से प्रतिमाह 300 रुपये का भुगतान हो रहा है। इसके अलावा अत्याचार उत्पीड़न का हमारे वहाँ एक स्कीम है। अत्याचार उत्पीड़न के अलावा पारिवारिक लाभ की स्कीम है जिसपे पति के मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला को 30,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाने का प्राविधान है, जिसका भी लाभ हमारे बलिया जनपद के जो भी लाभार्थी हैं उनको मिल रहा है। अब हम बात करते हैं जो तमाम योजनाओं के बारे में आपने बताया, वृद्धावस्था पेंशन, समाजवादी पेंशन योजना। तो समाजवादी पेंशन योजना की यदि हम बात करें तो वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ये सबसे महत्वाकांक्षी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें है। तो हम यहाँ एक लाभार्थी आई हुई हैं, अभी खड़े होकर बताएं कि वास्तव में जो योजना है इसका पेंशन उन्हें मिल रहा है, उससे उनकी स्थिति, जीवन स्थिति जो है किस तरह से बदली। सामाजिकवादी पेंशन मिलता है हमें और उससे हम बहुत फायदा है, बच्चों की पढ़ाने के लिए हमें बहुत मिलती है। हमारे समाजवादी पेंशन जो है 500 रुपये महीने हमारे खाता में आता है, 3 महीने पर हमें मिलता है। और जो हमें परेशानी थी थोड़ा, वो थोड़ा मतलब परेशानी में सुधार है। अब हम बात करेंगे अन्य तमाम योजनाओं के बारे में। विकलांग कल्याण विभाग का भी चार्ज आपके पास है, तो यहाँ कुछ विकलांग भी आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो सरकार की जो विकलांगों के लिए जो तमाम योजनाएं हैं, पेंशन की योजनाएं हैं, उनका लाभ उन्हें किस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ यदि कोई विकलांग भाई आए हुए तो अपनी बात को कह सकते हैं। विकलांग पेंशन है जो कि 300 रुपया मिलता है। 300 रुपया में क्या होगा, इसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। वो भी समय से नहीं मिल पाता है। 3 महीने उधर मिला, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद अभी तक नहीं मिल पाया। देखिए, पेंशन की जो किस्त आती है
वो 3-3 महीने पर और कभी कभी छमाही किस्त आती है। वैसे अब नियम यह है कि शायद एकमुश्त जो है उनके खाते में जाएगी। अब इसमें क्या कारण है मैं इसकी जानकारी करूंगा। और जहाँ तक पेंशन बढ़ाने की बात है तो ये राज्य सरकार के अपने संसाधनों पर अपने उस पर विचार करने के पश्चात ही इस पर कोई निर्णय राज्य सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आपकी बात ईटीवी के माध्यम से सरकार तक जरूर पहुँचाई जाएगी। और अब नंबर है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग की जो तमाम योजनाएं हैं अन्य जनपदों की तरह बलिया जनपद में भी कुशलता से चल रही है। तो क्या क्या योजनाएं हैं जो यहाँ बखूबी चल रही है? हम बात करते हैं जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से। आप बताएं कि कौन कौन सी योजना जो है यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है? जननी सुरक्षा योजना, जिसमें लाभार्थी को प्रसव से लेके प्रसव होने तक उसकी देखभाल करना, बच्चा जब हो जाए उसका पूर्ण टीकाकरण कराना, बच्चे को घर तक छोड़ना, माता अगर प्रेग्नेंट है तो 108 के द्वारा उसको घर से लाना और 102 से बच्चों को लेके घर तक छोड़ना। इस योजना के तहत हमारे टारगेट जो है 44,338 रखी गई है, जो पिछले साल हमने अचीव किया था और उम्मीद है कि इस साल भी हम लोग उससे ज़्यादा तक ही संस्थागत प्रगति करा लेंगे। दूसरी जो कई तमाम योजनाएं चल रही हैं, टीकाकरण योजना चल रही है हमारे यहाँ, पोषण मिशन चल रहा है हमारे यहाँ, बंध्याकरण का काम चल रहा है हमारे यहाँ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण का काम चल रहा है। ये सारे कार्यक्रम हमारे गतिमान हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे लक्ष्य निर्धारित हैं वो हम वर्ष अंत तक संपूर्ण रूप से कर लेंगे। तो जैसा कि आपके सीएमओ साहब ने दावा किया कि जनपद में बड़े ही सुचारू तरीके से जननी सुरक्षा योजना चल रही है, तो तमाम जो लोग आए हैं उनके हाथ में बच्चे हैं, तो हमें लग रहा है शायद जननी सुरक्षा योजना का उनको लाभ मिला है। तो आइए हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं जिनको इन योजना का लाभ मिला है। कोई साधना यादव जी हैं। साधना यादव जी, आप बताएं। जननी सुरक्षा योजना साहब सरकार की तरफ से हमको सभी सुविधा मिल रही है, जैसे में दवा भी मुफ्त में मिल रही है, खाने पीने की भी सुविधा अच्छा से मिल रही है हमें, और बेड भी अच्छा से, अस्पताल भी की अच्छा सुरक्षा और सफाई भी अच्छी से रहती है। हमारे बच्चों का टीकाकरण भी लग गया। जो पैसा मिलता था 1400 रुपये डिलीवरी होने पर वो भी मिल चुका है, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। जननी सुरक्षा का हमें लाभ मिला है। एम्बुलेंस की सुविधा, दवाई की सुविधा, खाना पीने की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा मिली है। सरकार से हमें किसी तरफ की शिकायत नहीं है। सरकार को हम बहुत ढेर सारे धन्यवाद देना चाहते हैं। और अब सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही वापस लौटेंगे और बात करेंगे तमाम अन्य बिंदुओं पे, तमाम विकास की अन्य योजनाओं पे, तमाम अन्य विकास के अधिकारियों से और अन्य जनता से। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार है आपके द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे तमाम विकास योजनाओं से, तमाम हमने यहाँ की जनता से बात किया और जाना कि वास्तव में प्रदेश सरकार जो जिले में जो तमाम विकास की योजनाएं चला रही उसकी क्या जमीनी हकीकत है। और अब हम बात करते हैं कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों से, तमाम जो अन्य विकास की योजनाएं चल रही है प्रदेश सरकार की, वर्तमान सरकार की यदि हम बात करें तो कामधेनु जो योजना चल रही है उसमें 3 श्रेणियों में योजना को बांटा गया है। उसका लाभ तमाम जनता ले रहे हैं, न सिर्फ बलिया बल्कि तमाम आसपास के जनपद जो हैं, कृषि प्रधान जनपद हैं, यहाँ पे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो आइए हम बलिया जनपद के अधिकारियों से बात करते हैं कि इस योजना का किस तरह से बलिया जनपद में क्रियान्वयन हो रहा है और किस तरह से जनता लाभान्वित हो रही है। हमारे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी की कामधेन, मिनी कामधेन और माइक्रो कामधेन 3 योजनाएं लागू हैं। कामधेन योजना 1 करोड़ 20 लाख की है, जिसमें 30 लाख लाभार्थी को व्यय करना होता है और बाकी 90 लाख रुपए बैंक ऋण देता है। इस योजना के अंतर्गत 70 पशुओं का क्रय होता है, जो करीब 70 लाख हुआ, और बाकी जो पैसे आते हैं 50 लाख रुपए वो इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यय करना होता है। अब इसमें 70 जो पशु दुधारू पशु क्रय होते हैं वो अदर स्टेट से, दूसरे प्रांत से क्रय किए जाते हैं, और जो ऋण होता है उसका जो ब्याज आता है 12% के रेट से वो सरकार व्यय करती है। ये योजना 5 साल की है और हमारी 3 यूनिट इस जनपद में है। 3 का लक्ष्य था, 3 यूनिट है, 3 यूनिट हमारी पूरी हो चुकी हैं, पशु आ चुके हैं, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है
और जो है दूध का विक्रय भी हो रहा है, हमारे लाभार्थियों को कोई परेशानी नहीं है। मिनी कामधेनु योजना 52 लाख की है, जिसमें 50 पशु दुधारू पशु क्रय किए जाते हैं और इस योजना के अंतर्गत भी जानवर दुधारू पशु बाहर से ही आएंगे, दूसरे स्टेट से आएंगे। ये योजना 10 का टारगेट था, मेरे 7 पूरे हो चुके हैं और 30 में प्रोसेस में है। माइक्रो कामधेनु योजना अभी नई आई है, जिसमें 20 का लक्ष्य था, 20 के जानवरों का लाभार्थियों का चयन हो चुका है। अब आगे की प्रोसेस बैंकों में फाइल जा चुकी है और ये योजना निश्चित इस वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने बताया, कामधेनु योजना जनपद में बहुत अच्छी तरीके से संचालित हो रही है, ये तो आपका दावा था, लेकिन हम जब तक बात न करें तमाम जो जनता की जो योजना का लाभ ले रही है, तब तक बात पूरी नहीं होती है। आइए इस योजना का जिनको लाभ मिल रहा है, इस योजना को संचालित जो कर रहे हैं, हमारे बीच एक श्रोता बैठे हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी अधिकारी महोदय ने जो दावा किया योजना का, उसका लाभ आपको किस तरह से मिल रहा है और किस तरह से ये प्रोसेस हुआ? मैं एज ए कंसल्टेंट ई गवर्नेंस प्रोग्राम्स का लखनऊ में कंसल्टिंग कर रहा था। उसी दौरान मुझे ये पता चला कि नहीं, ये योजना बहुत ही अच्छी है और ये इस योजना को चला के मैं अपने गांव में नहीं, अपने ज़िले में भी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो डेवलपमेंट में योगदान हो सकता है वो दे सकता हूँ। उसको मैंने शुरू किया और आज के दिन में सर लगभग 1000 लीटर से अधिक का उत्पादन होता है, जो कि अभी अपने ज़िले में तो अधिक है, पर मैं उस चीज़ से नहीं अभी संतुष्ट हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश है वो एक तो ऑलरेडी नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में और वो वर्ल्ड का भी नंबर 1 बन सकता है, लेकिन उसके लिए जो योजना गवर्नमेंट ने बनाई है बहुत ही अच्छी है। और एक उद्यमी को एज एन एंटरप्रेन्योर आदमी अगर सच में मेहनत करके आगे आना चाहता है, जो कि देश हमारा उत्तर प्रदेश खास करके बिल्कुल ही एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो वहाँ और खास करके बलिया जो कि बिल्कुल ही एग्रीकल्चरल है, यहाँ कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ से नदियाँ हैं, इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन है जहाँ कृषि होती है, और वहाँ पे अगर पशुपालन को जोड़ दें हम तो दूध की नदी बह सकती है। हम बात करते हैं यहाँ के किसानों की कि किस तरह से किसान जो हैं यहाँ से तमाम जो कृषि विभाग की जो योजनाएं चल रही है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों के पास हम चलेंगे, उसके पहले हम बात करते हैं जिले के कृषि विभाग के मुखिया से और जानते हैं कि क्या क्या कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं जिससे किसानों का जीवन स्तर जो है बढ़ रहा है। मैं उप कृषि निदेशक बलिया। अभी जिलाधिकारी महोदय ने कहा जैसे कि कृषि पारदर्शी योजना पूरे प्रदेश में प्रथम बार लागू की गई है और यही नहीं, अभी पूरे भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फ्लैग लीडरशिप पुरस्कार का भी उनको दिया गया, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में पहली यह योजना है और इस योजना के तहत कृषि विभाग के हर एक चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है। और हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट, पहले एट सोर्स हम लोग सब्सिडी देते थे, 30 रुपए की कोई चीज़ है तो घटा करके दे देते थे, लेकिन अब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से देते हैं। बलिया जनपद में हम लोगों ने जो खरीफ में अभी किया है 70 लाख रुपए का बीज जो बांटा, उसको 100% किसानों 6000 किसानों के बीच में उनके खाते में ट्रांसफ़र किया और रबी में बड़े स्तर पर इसको शुरू किए हुए हैं, इसमें बिक्री शुरू हो गई है। और दूसरी योजना हमारी है यंत्रीकरण की। यंत्रीकरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने वो यंत्र, चूँकि मजदूरों की संख्या काफ़ी कम हो जा रही है, कृषि कार्य में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने खुरपी से लेकर के ट्रैक्टर तक की छूट हर एक पर दे रखी है। इवन रोटावेटर पर 35,000 है, पंपिंग सेट पर कई चीज़ें हैं, हर एक यंत्रों पर छूट दिया जा रहा है। और तीसरी योजना जो हमारी कृषि विभाग की महत्वपूर्ण है वह सोलर फोटोवोल्टिक की है। सर, वो बिजली की हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होने के कारण किसानों को टाइम से बिजली नहीं मिल पाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75% अनुदान दे करके 2 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर का सोलर पंप स्थापित किया है और पूर्ण पारदर्शी के रूप में इसको लागू किया है। अभी 20 हम लोगों ने लक्ष्य भी पूरे कर लिए हैं और अगले साल के लिए भी लक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हो गए हैं। तो सोलर फोल्टिक पंप की योजना से जितना कृषक अपने डीजल में या विद्युत में खर्च करता है वो कृषक अंश जैसे ही देता है, वो साल भर में उसका रिटर्न वापस आ जाता है और अगले साल उसको मुफ्त सूरज के किरण से वह बिजली प्राप्त करते हुए वह सिंचाई करता है। यह 3 हमारी कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। भारत किसानों का देश कहा जाता है, तो आपने जो जो बातें कही, अब हम देखते हैं कि आपके अपने बलिया जनपद के किसान जो हैं आपकी योजनाओं से कितने लाभान्वित हुए और क्या कहते हैं बलिया जनपद के किसान। तो हम बात करना चाहेंगे, यहाँ अगर कोई किसान आया हो और जैसा कि कृषि अधिकारी ने बताया, दावे किए। मैं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ
और तमाम कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, इसके पहले 6 महीना पहले हमारे गांव में मेला लगा था, कृषि मेला। उसमें हमारे सभी कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण वहाँ मौजूद थे, वैज्ञानिक गण भी मौजूद थे। उन्होंने सारी बात उन्नतशील बीजों के विषय में बताए कि आप इस तरह से करें। हम लोगों ने सब्सिडी की जो बात रही, पिछले 60 संकर धान के हम लोग बीज लिए, उसकी पूरी सब्सिडी हम लोग के खाते में चली गई। फिर उस पैसे को निकाल करके हम लोग गेहूं के बीज में लगाएंगे, जिसका भी सब्सिडी हम लोगों को मिलेगी। इससे हम लोगों की बहुत राहत है। अब हम बात करते हैं, हमारे बीच एक और किसान साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आप ये जो तमाम जो कृषि विभाग की योजनाएं हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका। सोलर सिंचाई पंप पे बात करना रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13, 14, 15 3 वर्षों से मतलब इसको दे रहे हैं 75% सब्सिडी पे। और यह जो है, ये जो सूखा पड़ा हुआ है, इसमें बहुत कारगर साबित हुआ है। मैं भी इससे 2 हेक्टेयर अपनी धान की फसल 16 आना बचा के रखा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को इस पे बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। हम अब एक बार फिर से चलते हैं, श्रोताओं का रुख करते हैं। जनपद के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, खासकर कृषि विभाग की अभी बात चल रही है। तो आप में से यदि कोई सुझाव देना चाहता है या किसी को किसी तरह से किसी योजना में कोई शिकायत हो, तो उस बारे में आप बात करते हैं, क्योंकि आपके दरवाजे पे सरकार आई है और कार्यक्रम का नाम है सरकार आपके द्वार। तो आप यदि किसी भी बातों से अपने रूबरू कराना चाहते हैं सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से, तो आप कर सकते हैं। इफ्को का जो खाद मिलता है, बोरे पर लिखा हुआ है बीमा तो बीमा है, खाद तो खाद है, बीमा भी साथ है। लेकिन जब से ये योजना लागू है तब से जनपद बलिया में किसी भी एक किसान को उस बीमे का लाभ नहीं मिला है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इफ्को का खाद इस जनपद का किसान यूज करता है, बोता है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी किसान का मृत्यु जरूर हुआ होगा, लेकिन उसका लाभ क्यों नहीं मिला। सीधे बात करते हैं, आपके जो विभागीय अधिकारी हैं, एक बड़ा प्रश्न है कि जब उस विभाग का खाद हम इस्तेमाल करते हैं जिस पे लिखा है बीमा है, तो आखिरकार क्या ऐसा कारण है कि अब तक उसका लाभ किसी किसान को नहीं मिला। इफ्को जब अपने सेंटर से अपने घर तक ले जाता है, उसी बीच में अगर कोई हैपनिंग होती है तभी यह बीमा मिलता है। उस पीरियड में सौभाग्य की बात है कि किसी किसान की मौत नहीं हुई जिससे बीमा का लाभ नहीं मिला। अगर ऐसी कोई बात आती है और सूचना तत्काल मिलती है, निश्चित रूप से लाभ हम लोग दिलवाएंगे किसान। अब हम बात करते हैं सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना है लोहिया ग्राम विकास योजना, जिसके तहत लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। तमाम इससे पहले की जो सरकारें थी उनके समय में भी आवास की योजनाएं थी, लेकिन ये जो नई आवास योजना, इसमें पात्रता की शर्तें जो हैं काफ़ी शिथिल कर दी गई हैं। अब तमाम ऐसे लोगों को भी मिल रहा है जिनका आर्थिक स्तर निम्न है, लेकिन इससे पहले उनको नहीं मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं इस बारे में विभागीय अधिकारी से और बताते हैं परियोजना निदेशक की जो जिले में ये आवास योजना चल रही है किस तरह से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी उसको धरातल पर उतारने के लिए जो दूरस्थ के थे, जिनको किन्हीं योजनाओं में आवास संबंधी सुविधा नहीं मिली थी, उन सुविधाओं को देने के लिए लोहिया आवास योजना प्रारंभ की गई। और आपको बताएं कि जनपद में दूरस्थ के जो भी गांव थे जिसको लोहिया गांव के रूप में चयनित किया गया था, वहां पर आवासों का आवंटन किया गया और अभी तक हम लोग 761 लोहिया आवास का निर्माण अपने लाभार्थियों द्वारा सीधे पैसा दे के करवाए हैं। उसमें जो सबसे बड़ी सुविधा यह है कि जिसने अपने घर में लाइट नहीं देखी थी, उस घरों में सौर ऊर्जा की लाइट माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से विशेष रूप से उनका दबाव था कि उसको जरूर सुनिश्चित कराई जाए। और हमारे यहाँ पर हमारे मुख्य विकास अधिकारी ने, हम लोगों ने मिल के इस चीज़ को सुनिश्चित करवाया कि उनके घरों पर सौर ऊर्जा की लाइटें लगी। इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों का लक्ष्य यह है कि 1000 लोगों को, लगभग 1000 लोगों को 37 गाँव में हम लोहिया आवास का आवंटन करेंगे और ऐसे लाभार्थियों का आवंटन करेंगे जो दूरस्थ के हैं, गरीब हैं। और उसमें प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि जो विकलांग हैं, जो विधवाएं, परिवार की मुखिया जो विधवाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि जो सही लाभ है सही आदमी को मिल सके। जैसा कि आपने बताया कि सही योजना का सही तरीके से सही व्यक्ति तक किस तरह से लाभ पहुंच रहा है, तो आपका तो ये दावा था विभागीय अधिकारी होने के नाते, लेकिन इस योजना का बलिया जनपद में लाभ किस तरह से मिल रहा है, हमारे श्रोताओं में मौजूद है मोहम्मद इस्लाम अंसारी, जिनको संभवतः ये योजना मिली है। तो आप खुद ही बताएं इस्लाम जी, ये पूरी योजना किस तरह से आपके दरवाजे तक आई। मैं लोहिया आवास का लाभार्थी हूँ। मेरा घर जो बना है अभी लोहिया आवास का, इससे पहले मैं मड़ई टाटी में रहता था। हम लोग बहुत भीते थे, परेशानी में बहुत थे हैं।
आज हमारा घर बहुत बढ़िया बन गया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया है और शौचालय भी बन गया है हमारा। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ। ये बताइए, अभी बिजली लगी कि नहीं? सोलर लाइट लग गया है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम इसके लिए लोगों से कहेंगे तालियां बजाएं, क्योंकि हम तमाम अन्य जनपदों में बात कर रहे थे, उसमें यदि हम देखें तो बलिया जनपद के जो लाभार्थी हैं काफ़ी आगे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और विभागों की। हम शुरू में बात कर रहे थे तो तमाम बातें आई, यहाँ पे उद्योग धंधे की कमी है। तो ऐसे में जनपद में जो कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो हम कौशल प्रशिक्षण के लिए जिम्मेवार जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से बलिया जनपद में कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। मैं विनोद गुप्ता, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का MIS मैनेजर हूं। और कौशल विकास मिशन जनवरी 2014 से बलिया में स्थापित हुआ और तब शुरुआती फेज़ में हम लोग कौशल विकास मिशन और उसके उद्देश्यों को गांव-गांव में जाकर बताया और उसके परिणाम स्वरूप बलिया में करीब 97,000 बच्चे ऑनलाइन पंजीकृत हुए। और पंजीकरण के उपरांत वर्तमान समय में टोटल 43 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हैं, जिसके लिए बलिया जनपद में कुल 9 प्रशिक्षण प्रदाता हैं, जिसमें 6 बड़े प्रशिक्षण प्रदाता हैं और 3 छोटे जो लोकल लेवल के प्रशिक्षण प्रदाता हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर कंप्यूटर प्रशिक्षण, बैंकिंग अकाउंटिंग, बिजनेस कॉमर्स, हेल्थ सेक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स मेकिंग और ब्यूटी कल्चर, इस प्रकार के कोर्सेज हैं। आपने जो बात कही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर विकास की दृष्टि से बात कहें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, आपने तो दावे किए तमाम लोगों को प्रशिक्षण मिला है। क्या यहाँ श्रोताओं में ऐसे लोग हैं जिनको कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत किसी को इसका लाभ मिला हो, प्रशिक्षण लिया हो? इस योजना के अंतर्गत बहुत सा लाभ मिला। पहले मैं बैंकिंग की तैयारी करने के लिए दूसरी जगह जाने की सोच रहा था, लेकिन तभी मुझे मालूम चला कि कौशल विकास योजना में बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आप पढ़कर बैंक के अनेक सेक्टरों में सर्विस कर सकते हैं। इसलिए मैं अब बहुत से बैंकों में अप्लाई किया फॉर्म और एग्ज़ाम भी दिया हूं। जैसा कि मुझे मालूम है, 100% विश्वास है कि मैं इसमें ज़रूर काबिल हो जाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री जी को सादर धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब वक्त हो चला है सरकार आपके द्वार में एक और छोटे से ब्रेक का। आप बैठे रहिए, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार है आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सरकार आपके द्वार में। अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे तमाम जो श्रोता आए हुए हैं बलिया जनपद में, जिनको समाज कल्याण विभाग की या अन्य तमाम जो विभाग हैं विकास से जुड़े हुए उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनके अलावा हमने उसकी क्रॉस चेकिंग भी की तमाम ऐसे लोगों से जिनको लाभ मिल रहा है। अधिकारियों से हमने बात की, मंच पे जो जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी बैठे हमने उनसे भी बात की, जनता से रूबरू हुए। अब हम एक बार फिर से रुख करते हैं तमाम जो अधिकारियों का जो मंच पे बैठे हैं, मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय। तो एक बार फिर हम चलते हैं जिला अधिकारी के पास और कहेंगे कि आने वाले दिनों में और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको टारगेट में रखा गया है, लक्ष्य में रखा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में या अगले वित्तीय वर्ष में जल्द से जल्द पूरा करना है, ताकि बलिया का नाम प्रदेश में विकास की दृष्टि से एक अलग रूप से लिया जाए। आगे आने वाली योजनाओं के बारे में तो ये सरकार का निर्णय है। जो भी योजनाएं आएंगी समाज के लाभ के लिए, उत्थान के लिए, उसको पूरे पारदर्शी तरीके से हम लोग लागू करेंगे। आज ये बहुत ही अच्छा ये फोरम था कि हमने देखा कि जो योजनाएं हम पहुंचा रहे हैं लोगों तक, उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है जिनको इसका लाभ मिल रहा है। तो बहुत सारे सुझाव भी आए इसमें और बहुत सारी कमियां भी इंगित हुई, जिस पे शायद हम लोगों का ध्यान आकर्षण हुआ। और बहुत सारी अच्छी बातें भी लाभार्थियों ने बताई कि उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इस योजना का लाभ पाने में किसी लेवल पर किसी प्रकार की कोई ऐसे अनुचित साधनों का सामना उनको नहीं करना पड़ा। तो इसके लिए मैं ETV को धन्यवाद देता हूँ और मैं अनुरोध भी करूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आप आयोजित करें, ताकि जो कमियाँ विकास के रास्ते में, विकास के दिशा में जनपद को ले जाने की तरफ अभी बाकी रह गई हैं, उनमें हम उत्तरोत्तर सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाधिकारी के बाद एक बार फिर से हम रुख करते हैं CDO साहब की तरफ से
अभी हम जनता से बात कर रहे थे, तमाम जो विकास योजनाएं संचालित कर रहे हैं अधिकारी, उन लोगों से बात कर रहे हैं। तमाम लोगों की आपने बात सुना, आप लोगों ने जवाब भी दिया। काफ़ी कुछ बलिया जनपद के बारे में जो विकास की योजनाएं हैं आपको फीडबैक मिला होगा, क्योंकि आप जनता के बीच में बैठे हैं। तो क्या कुछ आपको ऐसा मिला जिससे आपको लगता है कि आपकी जो तमाम योजनाएं हैं उनको संचालित करने में आपको मदद मिलेगा, या आगे की क्या पॉलिसी रहेगी? नहीं, ये ज़रूर है कि जो विभिन्न विभागों का अधिकारियों हैं, विभिन्न विभागों का जो योजनाएं चल रही है उसका लाभार्थी भी है। हमें ये जानकारी ज़रूर मिली है कि किस योजना कहां तक कितने दूर पहुंचा है और उससे उस व्यक्ति को या उस गांव को कितना लाभ मिला है। तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा है। मगर आगे के समय के लिए मैं ज़रूर ये बता सकता हूँ कि एक व्यक्ति से जुड़े हुए उनके बचपन से लेकर अंत तक उनका जो विकास है या उनका जो समूह का विकास है, उससे जुड़े हुए हमारा मतलब उससे जुड़े हुए हर मुद्दे पे हमारा किसी न किसी विभाग किसी न किसी योजना के माध्यम से काम कर रही है। हमारा आगे का यही टारगेट होगा कि जो भी योजना है वो सही समय पर क्रियान्वित हो जाए और सही आदमी को लाभ तुरंत पहुंच जाए। इसको हम ज़रूर सुनिश्चित करेंगे और ईटीवी के लिए इस तरह का एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम के हम शुरू में बात कर रहे थे शांति व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की, उस पर एसपी महोदय ने अपनी बात रखी थी। अब पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने देखा तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा, पूछा, लेकिन हम लगातार इस कार्यक्रम में सरकार आपके द्वार पे देख रहे हैं, पुलिस के प्रति आम जनता में एक दूरी बनी है। ऐसा नहीं कि कोई डर है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी स्थिति है जिसके कारण समन्वय की स्थिति नहीं बन पा रही है और निश्चित रूप से पुलिस के सामने कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा ही चैलेंज होता है। और उसके लिए सबसे जो आवश्यक पहलू ये है कि समाज जो है, आम समाज के लोग हैं, उनके साथ एक दोस्ताना संपर्क स्थापित हो, तब जाके वो अपनी पुलिसिंग सिस्टम है जो उसको और अच्छी तरीके से क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन तमाम जगहों के साथ साथ बलिया में भी देखने को मिला है कि एक जो समन्वय की स्थिति जो है आम जनता की, आम जनता काफ़ी मुखर होकर पुलिस के पास नहीं आती है। इस बारे में हम जानना चाहेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय से कि क्या कुछ आगामी योजनाएं हैं जिससे जनता और अच्छी तरह से आपके पास जुड़े और भी फरियादी आपके पास आए, उनकी कोई भी समस्या हो निसंकोच आपके पास आ सके। पब्लिक का विश्वास जीतना ये एक बहुत बड़ा काम है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे बीच में और लोगों के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर दूरी पैदा हो गई तो हमारे लिए, समाज के लिए, सबके लिए ये एक नेगेटिव बात होगी। तो जो चीज़ है जैसे है, एक पारदर्शी व्यवस्था लाके, और पुलिस किसी दूसरे के लिए नहीं है, आपके लिए है, ये आपकी पुलिस है। अगर कोई कमी है सिस्टम में आप उसको बताएंगे, आप फीडबैक देंगे। वही हमने कहा, हमारे और आपके बीच में कोई दूरी नहीं, और एक ईमानदार कोशिश की जाएगी, इसमें बेहतरी लाई जाएगी और दिन ब दिन आप देखेंगे इसमें बेहतरी आएगी। और इसी के साथ सरकार आपके द्वार का आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी अगले जनपद में नई जनता और नए अधिकारियों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।